चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फ्रेंड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? जैसे आज की डेट में भी देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है उसका जो टर्नओवर है, यानी जो सेल्स है, वो काफी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि कितनी सेल्स वो क्रेडिट बेसिस पे करते हैं, यानी कि क्रेडिट सेल्स, राइट। तो फ्रेंड ये समझिए मेरी बात को, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स है वो कैश बेसिस पे भी है और क्रेडिट बेसिस पे भी है। अब फ्रेंड्स, कहीं ना क्रेडिट बेसिस पे जो सेल्स कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक रिस्क एसोसिएट है, क्योंकि जो कैश सेल्स है सर, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपने सामने वाले को गुड्स नहीं सेल करके उसने आपको कैश दिया, बात खत्म हो गई सर, यानी जीरो रिस्क। असली रिस्क शुरू होता है सर क्रेडिट में हम सेल कर रहे होते हैं बिजनेस के। अब क्वेश्चन राइज होता है, भाई अगर रिस्क होता है तो करते ही क्यों है? अपना टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि सर बिजनेस का तो मतलब ही रिस्क है ना। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का मतलब रिस्क है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो बिजनेस ही मत करिए, फिर तो कहीं जॉब ढूंढिए, जो भी वट एवर सैलरी जो होगी वो मिल जाएगी सर। लेकिन अगर कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़े अच्छे स्केल पे जाना है, बिजनेस करना है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है, जब हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं एक रिस्क एसोसिएट है। जब हमने क्रेडिट में सेल करी तो उस पर्सन को हम क्या बोल रहे थे सर? डेटर। जिसको मैं उधार में सोल्ड करी गुड्स, उसको हम क्या बोल रहे थे? डेटर। अब सर क्वेश्चन ये होता है कि जिस डेटर को हमने उधार में गुड्स सोल्ड करी और अगर वो हमें टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा वापस, तो हम क्या करें? आज का एक नॉर्मल इंसान ये कोर्ट कचहरी वगैरह इनसे बहुत दूर रहना चाहता है, क्योंकि आपने उसको सेल करी, वो आपको पैसे वापस नहीं कर रहा, हमने पता चला जी कोर्ट में केस डाला, अब पता चला पता नहीं कब तक कोर्ट में वो केस चल रहा है। तो पता चलता है जी आधे से ज्यादा बंदे तो कहते हैं जी छोड़ यार, पैसे मर गए, लीव इट, मींस बैड डेट्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पढ़े लिखे होने का कुछ फर्क हो सकता है? क्या इस रिस्क को कुछ कम करा जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल करा जा सकता है, थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये काम करा जा सकता है कि जब हमने गुड्स सोल्ड करी डेटर को, तो फ्रेंड हमने एंट्री क्या करी? डेटर्स टू से, डेटर्स टू से, ठीक है जी। मान लीजिए 1 मिनट के लिए 50,000 की हमने सेल कर दी, गारंटी में आती है। और जो हमने सेल करी उधार में, तो कहीं ना कहीं तो बात हुई होगी ना भैया, कितना टाइम में पैसे वापस करेगा? तो बात होगी सपोज करो 1 महीने, ये 1 महीने में हमारे को पेमेंट दे देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 महीने में अगर इसने पेमेंट नहीं दी हमें, तो क्या करें? तो क्या ये बेटर तरीका हो सकता है कि जब ये कह रहा है कि ये 1 महीने में ये पेमेंट कर देगा, तो हम इसको किसी लीगल पेपर पे लिख लें कि भाई ये हमें 1 महीने बाद तुम मुझे पेमेंट देगा, ताकि अगर 1 महीने बाद तुमने पेमेंट नहीं दी तो अगर हम कोर्ट में जाते हैं आपके अगेंस्ट, तो हमारे पास एक पक्का एविडेंस होगा कि भाई आपको 1 महीने पेमेंट करनी थी, आपने 1 महीने पेमेंट नहीं करी, तो अगर आप उसके बाद पेमेंट करते हैं तो आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट, वटएवर जो भी है वो सब देने पड़ेंगे। तो जो हम इससे एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं कि भाई हमने तेरे को 50,000 की सेल करी है, और हम इससे क्या करते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट। और हम कह देंगे जी हाँ जी, हमने फलाने व्यक्ति को इस डेट पे इतनी 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 सेल करी 50,000 की, ठीक है जी, और ये 50,000 की जो हमने इसको सेल करी है, ये 50,000 की सेल वो हमारे को विद इन जो पीरियड में वापस पेमेंट वापस कर देगा। अब जब ये सारी बात हमने लिख दी,
तो जो डेटर है मान लीजिए एक्स है, तो अब एक्स के हमारे को यहाँ पे साइन करवाने पड़ेंगे कि भैया साइन कर दे कि भैया तू 1 महीने बाद पेमेंट देगा। यहां पर हम गवर्नमेंट की स्टैंप लगा देंगे सर, या सीधा ही इसको स्टैंप पेपर ले लेंगे जितने रुपए का स्टैंप पेपर है। उससे क्या होगा, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और सामने वाला का टाइम पे पेमेंट नहीं करा तो उसको भी पता है कि भैया मैंने लीगली एक्सेप्ट किया है कि मैं इतने टाइम बाद पेमेंट कर दूंगा, तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा सर। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब सर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट है। अब मान लीजिए जैसे मैं भी जैसे बाकी पढ़ा रहे होते हैं वैसे ही पढ़ाना शुरू कर देता कि सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में है, ये वो लाइक दैट, तो हमें समझ में नहीं आता कि है क्या। लेकिन अब हमें समझ में आएगा कि भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं, अब पढ़ते हैं जरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सर कहानी। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग के अंदर, राइटिंग में ना सर ये सारी कहानी, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो सर यहां पे जो है हम ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर किसको कर रहे हैं, एक्स को, अनकंडीशनल ऑर्डर। और अनकंडीशनल कि भाई कोई कंडीशन नहीं है कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तो तू हमें 50,000 वापस करेगा 1 महीने बाद, नहीं भैया, अनकंडीशनल ऑर्डर। ये अनकंडीशनल ऑर्डर है कि 1 महीने बाद यू हैव टू पे टू मी 50,000 रुपीज, अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन नहीं है सर। साइन बाय द मेकर, जो बना रहा है सर उसके साइन होने चाहिए। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, जो एक पर्सन को डायरेक्ट किया जा रहा है टू ए पे सर्टेन सम ऑफ मनी, कि उसको एक निश्चित अमाउंट पे करना है, 50,000, ओनली टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, उसको ऑर्डर किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को पेमेंट करनी है उस बात का बताया जा रहा है कि भैया उसको पेमेंट करियो, या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो सर अब इससे एक्स 50,000 रुपए लेने हैं, या तो हम इसमें बता दें भैया फलाने को पेमेंट दे दिए 50,000 हमारे बिहाफ पे, या बियरर का मतलब है जो ये तेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर आ जाए, तुम्हारे हाथ में हैंड ओवर कर दे फिजिकली, तुम उसको 50,000 रुपए दे देना। इट्स लाइक दैट। तो सोचिए कि यहाँ पे पढ़ने का कितना हमें फायदा हो रहा है सर। एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा ज्ञान हमें मिल रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पर सेफ्टी कर सकते हैं जो हमने उधार में सेल करी। अब सर इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स कितनी हो सकती हैं सर, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। अब मान लीजिए ये जो हम बात कर रहे हैं, अब ये हम जो बुक्स बना रहे हैं, जैसे मान लो एक्स तो यहाँ पर ये हो गया, तो एक्स यहाँ पर जिसकी मैंने बात करी ये कौन है सर, ड्रॉई। ड्रॉई यानी कि एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भी उसे पे करना है। और मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये जो हम बुक ये जो बना रहे हैं, ठीक है जी, ये मान लीजिए हम बना रहे हैं वंदित की बुक में, तो यहाँ पे जो वंदित जो है वो भी साइन करेगा कि हाँ भाई मुझे पेमेंट इससे मिलेगी ऐसे। तो जो यहाँ पे वंदित की जो बात कर रहा हूं ये हो गया ड्रॉअर या मेकर, जो बना रहा है ये, और ड्रॉई और एक्सेप्टर कौन हो गया, एक्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए वंदित को यहां पेमेंट करनी हो साहिल को, वंदित को पेमेंट करनी है साहिल की, और मान लीजिए 60,000 रुपए पे करनी है, तो ये डायरेक्ट कर दे एक्स को कि भाई जो 50,000 पे करने सीधा साहिल को पे कर दियो 50,000, और 10,000 बाकी जो है मैं अपने आप पे कर दूंगा साहिल को। तो अगर ऐसा हो जाता है कि ये कहता है कि पे टू साहिल, पे टू साहिल, भैया साहिल को पेमेंट करनी है, तो साहिल उस केस में हो जाएगा पे। तो पे का मतलब हु अल्टीमेट रिसीव द मनी। तो ड्रॉट जो मेकर है यानी कि यहां पे हो गया वंदित, ड्रॉई जो एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि वो हो गया यहां पे एक्स यानी कि डेटर, पे हु अल्टीमेट रिसीव द मनी वो हो गया सर यहां पे साहिल। समझ आ गई मेरी बात? तो आई थिंक काफी कुछ क्लियर हुआ कि हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहानी क्या है। ठीक हो गया जी? तो ये हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टीज हो गई सर। अब ये सब स्पेसिमेन जो मैंने आपको बना रहा हूं सामने, ये प्रॉपर तरीका है सर उसका कि भैया कितने अमाउंट का है सर, वो अमाउंट आ जाएगा सर यहाँ पे आपका। ठीक है जी, जितना भी अमाउंट होगा वो अमाउंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे सर। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ अमाउंट आ गया सर, यहाँ डेट और प्लेस हो गया सर,
यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी इसलिए होती है कि सरकार को हमने टैक्स पे कर दिया ताकि ये हमारा लीगल डॉक्यूमेंट बन जाए। आफ्टर इतने महीने के बाद पे टू ऑर्डर टू सम ऑफ रुपीज, यानी यहाँ 50,000 आ जाएगा ओनली। और वैल्यू रिसीव का मतलब क्या है कि भाई एक्स जो तुझे पेमेंट करनी है 50,000 रुपए, उसकी वैल्यू जो है तू ऑलरेडी हमसे ले चुका है, यानी हम गुड्स को सोल्ड आउट कर चुके हैं। यानी ये ना हो कि 1 महीने बाद एक्स कहे हाँ जी मैं 50,000 रुपए तो दे रहा हूं सर साहिल को, मुझे बदले में क्या मिलेगा? अरे भैया तुझे कुछ नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू तेरे को ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, जो तो 50,000 रुपए यहाँ पे पेमेंट करने जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ड्रॉय का नाम एड्रेस आ गया, यहाँ ड्रॉअर का जो नाम है और एड्रेस है सर वो यहाँ आ गया, ठीक होता है। चलिए अब इसमें सर और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आप जो है जर्नल एंट्री वगैरह सब वो सब चीजें भी यहाँ पर आएंगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर इसमें दिया सर 1 जनवरी 2020 रेजिडेंट ऑफ E97 शास्त्री नगर श्रेया सोल्ड गुड्स करिए सर शिखा को, रेजिडेंट कौन सी है M20 शास्त्री नगर, कितने की 50,000 की, और उस पर ड्रॉ कर रही है बिल ऑन सेम डेट फॉर 3 मंथ्स विच एक्सेप्टेड बाय शिखा। तो श्रेया हैंड ओवर द बिल टू पे सोनम, प्रीपे द स्पेसिफिक बिल टू एक्सचेंज इफ श्रेया ड्रॉप द बिल टू एक्सचेंज। तो श्रेया बना रही है सर, तो देखिए सर यहाँ पे अब जो मैं बात आपको पहले समझा रहा था वो अब यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको समझाएगी सर। यहाँ पे कितना हो गया सर 50,000 रुपये आ गया, यहाँ पे स्टैंप लग जाएगी सर। यहाँ पे डेट ऑफ प्लेस जो बना रहे हैं सर वो हम 1 जनवरी 2020 को बना रहे हैं, तो हमने क्या कहा 3 महीने के बाद पे करना है, किसको पे करना है सर? सोनम, ये रखे ना पे सोनम को, और टू ऑर्डर समोट भी कितना 50,000 ओनली, वैल्यू रिसीव कि भैया वैल्यू रिसीव हो चुकी है सर। अब सर हम यहाँ क्या ड्रॉय का नाम और एड्रेस, तो हमने कहा जी ड्रॉय का नाम जो है यहाँ पे वो हो गया शिखा हो गया, तो हम ऐसे जो इससे लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ड्रॉय का नेम ऐसे करके इसके सामने लिखना चाहें तो उसके सामने भी लिख सकते हैं। इट्स कंप्लीट और चॉइस। और यहाँ पे ये जो इसका हो गया ये उसका एड्रेस हो गया सर। अब यहाँ पर सर यहाँ पे ड्रॉअर का नेम हो गया सर, अब ड्रॉअर का नेम सर यहाँ पे क्या हो गया सर? शिखा श्रेया हो गया, तो नीचे जैसे लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं, या पार्टी के उसके नाम के आगे भी लिख सकते हैं। और ये इसका एड्रेस हो गया E97 शास्त्री नगर दिल्ली 52। इज दैट क्लियर? तो ये स्पेसिमेन बना हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है जी। इसी तरह से ये कुछ और प्रैक्टिस कराई है, ये अगला बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैंने वो बना दिया सर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है सर? मस्ट बी इन राइटिंग सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ओरल मुजबानी बात की कोई वैल्यू नहीं है सर, जो भी आप करोगे वो लिखित रूप में करोगे, तो यानी यहाँ पर जो बात हो रही होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वो रिटर्न में हो रही होगी सर। ऑर्डर टू पे सर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है भैया पेमेंट करनी है, अनकंडीशनल, कोई कंडीशनल यहाँ पे नहीं लग सकती। सर्टेन सम ऑफ मनी, जैसे भी हम बात करते हैं 50,000 रुपए, यानी एक निश्चित अमाउंट होगा कि कितना अमाउंट उसको पे करना है। मस्ट बी साइन बाय द मेकर एंड द एक्सेप्टर, तो यानी ड्रॉअर और ड्रॉइंग दोनों के यहाँ पर जो है वो साइन होने चाहिए, यानी ड्रॉअर भी साइन करेगा ड्रॉइंग के भी साइन होने चाहिए। मस्ट बी स्टैम्प अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट, तो यानी स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग कितने की स्टैम्प लगनी चाहिए वो यहाँ पे होगा सर। ऐसा होता है जो स्टैम्प एक्ट है वो बताता है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कितने अमाउंट का कर रहे हो, तो उस पर कितने उसकी स्टैम्प लगेगी। अब ये थोड़ी ना कि हम कहें जी हाँ जी अमाउंट तो 50 करोड़ का जी और स्टैम्प सिर्फ 50 पैसे की लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो बकायदा स्टैम्प एक्ट में बता रखा है कि कितने अमाउंट का अगर आप डीलिंग करते हो तो उस पर आपको कितने अमाउंट की स्टैम्प लगानी है, तो जो स्टैम्प लगेगी अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट लगेगी सर। लीगल एविडेंस सर, ये लीगल एविडेंस है पूरी तरह से लीगली हम कहीं पर भी इसको शो कर सकते हैं। मस्ट बी डेटेड सर, आपने देखा था उस पर डेटेड थी हमारी। एडवांटेजेस सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, आज का जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप सेफ्टी के साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन अपनी कर सकते हो। लीगल एविडेंस फिर वही आपके एडवांटेज है। पॉसिबिलिटी ऑफ एंडोर्समेंट इन केस ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने ये कहा पे टू साहिल की जगह जो यहाँ पे साहिल था उसको कटवा के सर अगर हम यहाँ पर क्या देते हैं बियरर पे टू बियरर, तो बियरर का मतलब क्या है कि भाई जिसके हाथ में है जो तुम्हारे पास लेकर आए उसको पेमेंट दे देंगे। तो फिर तो अगर मान लो हमें किसी को पेमेंट देनी है तो हम उसको मेयर डिलीवरी, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है जी। हमारे पास का मतलब सर यहाँ पे अगर मैं नाम बोलूं वंदित के पास रखा हुआ है, तो वंदित को किसी को पेमेंट देनी है तो पता चला जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके हाथ में पकड़ा दिया, ले भाई ये पकड़ और ये पेमेंट एक्स से ले लियो, तो इसे बोलता है एंडोर्समेंट। कि आगे हमने फर्दर किसी की पेमेंट करनी थी और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने फर्दर आगे किसी को पास फॉरवर्ड कर दिया, दैट इज एंडोर्समेंट। हाँ जी सर। अवेलेबिलिटी डिस्काउंटिंग सर, इसका बहुत अच्छा फीचर है सर डिस्काउंटिंग का। डिस्काउंटिंग का फीचर क्या है
मान लीजिए 50,000 रुपए मिलने हैं सर हमें, मान लीजिए 3 महीने बाद मिलने हैं, तो हम किसी बैंक के पास, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, किसी व्यक्ति विशेष के पास, किसी पर्सन के पास जाकर हम इसका डिस्काउंट करा सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब, मान लीजिए हमने कहा जी हमें 3 महीने बाद पेमेंट मिलनी है, तो हमने कहा भाई सामने वाले पार्टी से, बैंक से, कि भैया अपना कमीशन काट ले और हमारे को कमीशन काट के पेमेंट दे दे, और 3 महीने बाद तुम जो पेमेंट लेनी है वो एक्सेल लेनी है। अब सपोज करो सामने वाले ने 500 रुपए कमीशन के काट लिए और उसने हमें 49,500 हमें दे दिए, तो पॉसिबल हो सकता है। दिस इज नोन एज बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब अर्ली पेमेंट हमने रिसीव कर ली किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी व्यक्ति विशेष से। नो नीड ऑफ रिमाइंडिंग द एक्सेप्टर। सर अब जब हमारी इससे बात हुई है कि भैया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक्स हमें पेमेंट देगा, तो उससे पहले हमें फोन करके किसी तरह से उसको रिमाइंड कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक्स की हेडेक है, वो अपने आप इस चीज को ध्यान रखे, यह वंदित की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में नहीं होगी। रिड्यूस द कैश रिक्वायरमेंट, नो डाउट सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है सर। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ये बात मेरी हो चुकी है आपसे। हेल्प इन फॉरेन ट्रेड सर, फॉरेन ट्रेड में सर आपका उधारी का ट्रांजेक्शन बहुत चलती है, तो फॉरेन ट्रेड में बिल सर्विसिंग बहुत कामयाब माना गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेस पीरियड सर, अब जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए, अवेलेबिलिटी ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इसकी कैलकुलेशन के मीन्स, अगर 15 सितंबर को ड्यू डेट बनती है, तो सर 3 दिन आपको जो उसको जो है एक्स को वो ग्रेस के मिल जाएंगे, यानी वो 18 सितंबर तक पेमेंट करेगा तो भी चलेगा। मतलब जो डेट है उसे 3 दिन ग्रेस के मिलेगी। ठीक है जी, बाकी डेज ऑफ ग्रेस पे मैं और भी पढ़ाऊंगा आगे, नेशनल हॉलिडे या एक्सीडेंटल हॉलिडे वगैरह, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ बिल, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल। तो ट्रेड बिल मैंने क्या बताया कि जो बिल आप ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में इशू कर रहे हो उसे ट्रेड बिल बोलते हैं। अकोमोडेशन बिल सर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आप जो है वो हम देते हैं सर। बाकी मैं अगली क्लास के अंदर आपको ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, तो आज के लिए सर मैं अभी इतना ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इससे आगे कंटिन्यू करूंगा।